हेलो बच्चों, वेलकम टू क्लास 12th। आज हम क्लास 12th के बच्चों के लिए एनसीईआरटी बुक का 11 चैप्टर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की लास्ट और थर्ड एक्सरसाइज 11.3 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सीखेंगे कि रिलेशनशिप बिटवीन द स्ट्रेट लाइन एंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। प्लेन की इक्वेशन गिवन है, उसके ऊपर नॉर्मल के जो डायरेक्शन कोसाइन है वो हमें निकालने हैं एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, और ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है वो निकालना है। तो देखिए, फर्स्ट पार्ट में हमें जो इक्वेशन ऑफ प्लेन गिवन है वो है z इज इक्वल टू 2 इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर हम इस इक्वेशन ऑफ प्लेन की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे तो वो क्या आएगी, 0x प्लस 0y प्लस 1z इज इक्वल टू 2। तो यहां पर हमारे जो कोफिशिएंट्स हैं ये 0, 0 और 1, यानी कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ y और कोफिशिएंट ऑफ z, ये है डायरेक्शन रेशियोज। तो हम लिख देंगे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन आर गिवन बाय कोफिशिएंट ऑफ x 0, कोफिशिएंट ऑफ y 0 और कोफिशिएंट ऑफ z यानी 1। तो 0, 0, 1 आ गए डायरेक्शन रेशियोज। अब हमें इनकी हेल्प से डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन आपको पता है, हम इन तीनों को डिवाइड करते हैं किससे, इनके स्क्वायर के सम से। तो लेट अस कैलकुलेट डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल आर गिवन बाय, कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी ये आ गया 0 प्लस 0 प्लस 1, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 आ गया। तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म हमने लिखी थी इक्वेशन प्लेन की, इक्वेशन 1 मान ले इसको अगर हम, तो इस इक्वेशन 1 को डिवाइड करेंगे दोनों तरफ। आप लिखेंगे डिवाइडिंग both sides of equation 1 by 1। ये जो 1 निकला है हमारे पास यहां स्क्वायर रूट ऑफ 1, इससे तो देखिए क्या बनेगा, 0/1 इंटू एक्स प्लस 0/1 इंटू वाई प्लस 1/1 इंटू जेड इज इक्वल टू 2/1। तो ये बन गया 0x प्लस 0y प्लस 1z इज इक्वल टू 2, विच इज ऑफ द फॉर्म, विच इज ऑफ द फॉर्म। अब ये कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, ये कन्वर्ट हो गया है lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू d की फॉर्म में। तो जो कोफिशिएंट ऑफ x है वो बनेगा l यानी 0, तो l इज इक्वल टू 0। कोफिशिएंट ऑफ y बनेगा m, अगेन 0, m इज इक्वल टू 0। कोफिशिएंट ऑफ z बनेगा n यानी कि 1, तो n इज इक्वल टू 1। तो दीज LMN आर डायरेक्शन कोसाइंस, LMN आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। तो हमने क्या किया, जो हमारा नॉर्मल था प्लेन पर उसके डायरेक्शन कोसाइंस निकाल दिए LMN यानी 0, 0 और 1। और d जो है, d की वैल्यू यानी राइट साइड पे जो कांस्टेंट है यानी कि 2, दिस इज द डिस्टेंस of the normal, distance of the plane from the origin, distance from the origin। यही दो चीज हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा गया था, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन एंड डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो डायरेक्शन कोसाइंस आए LMN यानी 0, 0 और 1, और डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन आया 2। एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे इसके सेकेंड पार्ट के लिए। देखिए, सेकेंड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, बी पार्ट जो है हमारा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, यानी हम इसको 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1 इंटू जेड इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। हमने क्या करना है, इसको सबसे पहले जो कोफिशिएंट है x का, y का और z का, ये बनेंगे डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द प्लेन, ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन, direction ratios of the normal
टू द प्लेन। वो क्या बनेंगे डायरेक्शन रेशियोज हमारे पास? 1 1 एंड 1। नाउ डिवाइडिंग दीज डायरेक्शन रेशियोज, जो डायरेक्शन रेशियोज निकले हैं बाय, इनसे हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालने, तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा? इन सब के स्क्वायर के सम से, यानी 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी √3। तो आप लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1, जो हमारी प्लेन की इक्वेशन गिवन थी जनरल, हमें इक्वेशन 1 बाय √3, दोनों तरफ हम उसको √3 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या आएगा देखिए, 1 बाय √3 इंटू एक्स प्लस 1 बाय √3 इंटू वाई प्लस 1 अपॉन √3 इंटू जेड इज इक्वल टू, कॉन्स्टेंट 1 था तो 1 को भी अपॉन में √3। अब ये हमारे पास जो प्लेन की इक्वेशन आ गई है, ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है? ये कन्वर्ट हो गई है Lx प्लस My प्लस Nz इज इक्वल टू डी की फॉर्म में। यहां पर जो L, M और N वो क्या है? डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन आर क्या बनेंगे? वो कोफिशिएंट ऑफ x, यानी कि L क्या है कोफिशिएंट ऑफ x? 1 अपॉन √3। M यानी कोफिशिएंट ऑफ y विच इज अगेन 1 अपॉन √3। कोफिशिएंट ऑफ z n वो भी क्या है? 1 अपॉन √3। तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन आ गए हैं L M N 1 अपॉन √3 1 अपॉन √3 1 अपॉन √3। और जो राइट साइड में एक कांस्टेंट है d, ये है इज इक्वल टू 1 अपॉन √3। दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ये दो चीजें हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा गया था, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन LMN और डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। यही सेम प्रोसीजर फॉलो करके आपने फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट सी और पार्ट डी अपने आप सॉल्व करना है, वो हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 11.3 का। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन की वेक्टर इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। तो हमें क्या गिवन है? डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, डी की वैल्यू गिवन है, यानी डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन टू अस एज 7 यूनिट्स। और एंड नॉर्मल टू द वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर भी गिवन है, वेक्टर n विच इज इक्वल टू 3i प्लस 5j माइनस 6k। तो हमें एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन 7 यूनिट्स है और नॉर्मल वेक्टर 3i प्लस 5j माइनस 6k है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, वी नो दैट द जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म, द जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन, द जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म क्या होती है वो हमें पता है, ऑलरेडी हमने पढ़ रखी है, और वो है वेक्टर r डॉट n कैप इज इक्वल टू d। ये हमारे पास जनरल इक्वेशन है प्लेन की वेक्टर फॉर्म में। हमें n कैप पता लगाना है, n कैप है यूनिट वेक्टर, और वेक्टर जो d है डिस्टेंस वो हमें गिवन है 7, यानी d की वैल्यू हमें पता है, सिर्फ n कैप पता लगाना है। n कैप कैसे निकलेगा? किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर जो होता है वो उस वेक्टर को उसके अगर मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, यानी वेक्टर n डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर n हमें गिवन है, वैल्यू पुट कर देंगे यहां पर 3i प्लस 5j माइनस 6k, और इसको डिवाइड करना है इसके मैग्नीट्यूड से। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? स्क्वायर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ i का स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ j का स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर और प्लस कोफिशिएंट ऑफ k का स्क्वायर यानी माइनस 6 स्क्वायर। तो n कैप यानी यूनिट वेक्टर हमारे पास आ जाएगा 3i प्लस 5j माइनस 6k डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25 और प्लस 6 का स्क्वायर 36।
तो इन सबको ऐड कर दीजिए, तो ये बनेगा 3i प्लस 5j माइनस 6k डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 70। तो हमारे पास n कैप हमें पता चल गया। तो देयरफॉर द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन इज क्या थी, r डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। और एन कैप हमारा यूनिट वेक्टर है जो हमने अभी कैलकुलेट किया है, तो यहां वैल्यू पुट कर देंगे r डॉट एन कैप की वैल्यू 3/√70 i कैप प्लस 5/√70 j कैप माइनस 6/√70 k कैप इज इक्वल टू, और d हमें गिवन था स्टेटमेंट में, दैट इज 7 यूनिट्स। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन in vector form. Now let's take question number 4 of exercise 11.3. Find the coordinates of the foot of perpendicular. Foot of perpendicular के coordinates find out करने हैं which is drawn from the origin. और हमें plane की equation given है 2x plus 3y plus 4z minus 12 is equal to 0. तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। देखिए 2x plus 3y प्लस 4z, जो ये माइनस 12 है उधर जाके प्लस 12 बन जाएगा। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है इक्वेशन ऑफ प्लेन की, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। यहां पर जो कोफिशिएंट ऑफ x है, कोफिशिएंट ऑफ y और कोफिशिएंट ऑफ z, यानी 2, 3 और 4, ये है डायरेक्शन रेशियोज। तो आप लिख देंगे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन आर, वो हमें पता है कोफिशिएंट ऑफ x यानी 2, कोफिशिएंट ऑफ y 3, कोफिशिएंट ऑफ z 4। तो ये डायरेक्शन रेशियोज आ गई नॉर्मल की टू द प्लेन। अब हमें निकालने हैं डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बोथ साइड्स, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बोथ साइड्स बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर, डायरेक्शन रेशियोज के स्क्वायर का सम, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, इनसे डिवाइड करेंगे, क्या आएगा देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो ये हो गया 16 प्लस 4 20 प्लस 9 रूट 29। तो अब आप लिख देंगे इक्वेशन 1 को दोनों तरफ 29 से डिवाइड करना है, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बोथ साइड्स बाय रूट 29। तो क्या बनेगा, हमारे पास आ जाएगा 2/√29x प्लस 3/√29y प्लस 4/√29z इज इक्वल टू 12/√29। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन आ गई है, अब ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है, ये हो गई है lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू d की फॉर्म में। यहां पर lmn क्या रिप्रेजेंट करेंगे, lmn आर द डायरेक्शन कोसाइंस, lmn आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। डायरेक्शन कोसाइंस हमें मिल जाएंगे, यानी कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो l बनेगा, तो l की वैल्यू आ जाएगी 2/√29, कोफिशिएंट ऑफ y वो m बनेगा, m की वैल्यू आ जाएगी 3/√29, कोफिशिएंट ऑफ z बनेगा जो वो है n यानी 4/√29, और जो कांस्टेंट है d डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन वो है 12/√29। तो ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। लेकिन हम क्या निकालना चाह रहे थे, हमें स्टेटमेंट में कहा गया था फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो देखिए लेट कर लेते हैं, लेट x1 y1 z1 बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द foot of perpendicular drawn from the origin, तो जो x1 y1 z1 की वैल्यूज आएंगी वो क्या होंगी, तो बहुत आसान तरीका बता रहे हैं। x1 की वैल्यू होती है l इंटू डी, y1 की वैल्यू m इंटू डी और z1 की वैल्यू n इंटू डी। यानी जो हमारे डायरेक्शन कोसाइंस निकले हैं l m और n, उनको हम डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन से अगर मल्टीप्लाई कर दें
तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाते हैं। तो ये सबसे आसान तरीका है कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैलकुलेट करने का। तो x1 की वैल्यू देखिए, l की वैल्यू हमने अभी निकाली है 2/√29 और मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस यानी 12/√29। तो ये आ गया 12 मल्टीप्लाई 2 24 और √29 मल्टीप्लाई √29 29। सिमिलरली y1 m इंटू डी, m की वैल्यू है 3/√29 मल्टीप्लाई डिस्टेंस सेम रहेगा 12/√29। तो 12 मल्टीप्लाई 3 36 डिवाइड बाय √29 मल्टीप्लाई √29 अगेन 29। सिमिलरली z1 n इंटू डी, और n की वैल्यू थी 4/√29 मल्टीप्लाई द डिस्टेंस 12/√29। तो ये आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई 4 48/29 √29 मल्टीप्लाई √29 29। तो ये x1 y1 और z1 जो है ये आगे हमारे पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम दी ओरिजिन। बिल्कुल सेम यही स्टेप्स और यही फॉर्मूला यूज करके आपने इस क्वेश्चन नंबर 4 के जो बाकी के पार्ट्स बचे हैं वो खुद से ट्राई करने हैं। देखिए 6th क्वेश्चन कर रहे हैं, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ प्लेन्स दैट पासेस थ्रू 3 पॉइंट्स। कोई भी 3 पॉइंट गिवन है, सपोज आपको A, B और C, और हमें ये चेक करना है कि इन 3 पॉइंट से जो प्लेन पास करता है उसकी इक्वेशन फाइंड आउट कीजिए। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि हमें जो ये 3 पॉइंट्स गिवन हैं A, B और C, क्या इनसे प्लेन पास करेगा या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर ही आ जाएं। तो सबसे पहले हम इन 3 पॉइंट्स पे चेक करेंगे कि क्या इनसे प्लेन पास करता है या नहीं। तो हम इनका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करेंगे। किस तरह से, देखिए पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स लिख रहे हैं 1 1 -1, पॉइंट बी के 6 4 -5 और पॉइंट सी के -4 -2 3। इस डिटरमिनेंट को हम एक्सपेंड करते हैं। आप देखिए फर्स्ट रो से, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, साइन आपको पता है ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो 1 इंटू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, 4 मल्टीप्लाई 3 12 माइनस अपनी तरफ से -2 मल्टीप्लाई -5 10, देन -1 इंटू ये कोफिशिएंट लिखा जाएगा। अब हमें फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ना है, तो क्या बचेगा, देखिए 6 मल्टीप्लाई 3 18 माइनस अपनी तरफ से -4 मल्टीप्लाई -5 यानी 20, फिर प्लस -1 लिखना होता है यानी प्लस माइनस -1 ही आ जाएगा इंटू। अब हमें फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ना है, तो 6 मल्टीप्लाई -2 -12 माइनस अपनी तरफ से -4 मल्टीप्लाई 4 -16 और पहले से भी माइनस है तो +16। तो सॉल्व करके आएगा, देखिए 1 इंटू 12 -10 2, -1 इंटू 18 -20 -2, -1 इंटू 16 -12 4। तो क्या बना, देखिए 1 मल्टीप्लाई 2 2 -1 मल्टीप्लाई -2 +2 -1 मल्टीप्लाई 4 -4 यानी 4 -4 इक्वल टू 0 आ गया। देयरफॉर पॉइंट्स A, B and C आर कोलिनियर। कोलिनियर मतलब दे लाई इन द सेम स्ट्रेट लाइन। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे आएगी, देयरफॉर देयर आर इनफाइनाइट, जब भी तीनों पॉइंट्स कोलिनियर आ जाए तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स पासिंग थ्रू दीज पॉइंट्स। तो हम सिर्फ ये लिख देंगे कि इन पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर है। तो इसी तरह से अब सेकंड पार्ट चेक करते हैं। देखिए इसका सेकंड पार्ट हमें गिवन है, 3 पॉइंट्स गिवन है फिर से 1 1 0 यानी पॉइंट ए, 1 2 1 पॉइंट बी और पॉइंट सी है -2 2 -1। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या ये कोलिनियर है या नहीं। तो डिटरमिनेंट 1 1 0 1 2 1 पॉइंट बी के लिख दिया हमने कोऑर्डिनेट्स, पॉइंट सी के लिखेंगे -2 2 -1 और इसको अब हमने एक्सपेंड करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, साइन आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव। तो 1 इंटू 2 मल्टीप्लाई -1 -2 माइनस अपनी तरफ से और 2 मल्टीप्लाई 1 2। अब -1 आएगा
तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम छोड़ेंगे अब की बार। तो देखिए ये फर्स्ट कॉलम का 1 और ये थर्ड कॉलम का -1, इनको मल्टीप्लाई करना है। 1 मल्टीप्लाई -1 माइनस अपनी तरफ से, और -2 मल्टीप्लाई 1 -2, माइनस पहले से है +2 बन जाएगा। और तीसरी जो टर्म है वो है 0 इंटू, और 0 के अंदर आप कुछ भी लिखे मल्टीप्लाई में आएगा तो 0 बन जाएगा। तो डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं आप इसको। -2 मल्टीप्लाई 1 यानी -4, 2 - 1 1 -1, तो 2 - 1 1 मल्टीप्लाई -1 -1, तो -4 -1 -5 नॉट इक्वल टू 0। तो देयरफॉर पॉइंट्स A, B एंड C आर नॉन कोलिनियर। ये नॉन कोलिनियर है, मतलब इनमें से एक प्लेन जो पास करेगा, यूनिक प्लेन पास करेगा, हम उसकी इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो क्या बनेगी, मैं लिख रहा हूं, देखिए द इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through 3 points is, वो है x minus x1, y minus y1, z minus z1। डिटरमिनेंट फॉर्म में है फॉर्मूला भी, x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1। और जो थर्ड रो आएगी x3 minus x1, y3 minus y1 और z3 minus z1 इक्वल टू 0। दिस इज द फॉर्मूला। इसमें हमें x1 y1 z1, x2 y2 z2 और x3 y3 z3 की वैल्यूज पुट करनी है। तो वैल्यूज लिख देते हैं, देखिए क्या बनेंगी। पॉइंट ए जो था हमारा, उसकी कोऑर्डिनेट्स क्या है, 1 1 0। ये है x1 y1 और z1। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 2 1 यानी x2 y2 और z2। सिमिलरली पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स हैं -2 2 -1 यानी ये है x3 y3 और z3। ये वैल्यूज हमने यहां इस फॉर्मूले में पुट करनी है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगी, देखिए x माइनस x1 की वैल्यू 1, y माइनस y1 की वैल्यू 1, z माइनस z1 की वैल्यू 0 यानी z माइनस 0, x2 माइनस x1 यानी 1 माइनस 1 0, y2 माइनस y1 2 माइनस 1, z2 माइनस z1 1 माइनस 0, x3 माइनस x1 -2 माइनस 1, y3 माइनस y1 2 माइनस 1 और z3 माइनस z1 यानी -1 माइनस 0 इज इक्वल टू में 0 रखना। तो डिटरमिनेंट क्या बनेगा, देखिए डिटरमिनेंट बन जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट x माइनस 1 0 -3, y माइनस 1 1 1, z 1 और -1 इक्वल टू 0। इसको आपने एक्सपेंड कर देना और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसको एक्सपेंड कर देते हैं हम फर्स्ट रो से ही। मेथड आपको पता है, साइन पता है, पॉजिटिव, इसका नेगेटिव और इसका पॉजिटिव। तो क्या लिखा जाएगा, देखिए x माइनस 1 इंटू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1, माइनस अपनी तरफ से 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 विद नेगेटिव साइन, y माइनस 1 इंटू फर्स्ट रो के साथ अब हम सेकंड कॉलम छोड़ देंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो 0 मल्टीप्लाई -1 0, माइनस अपनी तरफ से -3 मल्टीप्लाई 1 -3, माइनस पहले से है +3 हो जाएगा और प्लस z इंटू फर्स्ट रो के साथ अब हम थर्ड कॉलम छोड़ने वाले हैं। 0 मल्टीप्लाई 1 0, माइनस अपनी तरफ से -3 मल्टीप्लाई 1 -3, माइनस पहले से है तो +3 बन जाएगा और इज इक्वल टू 0। तो क्या आएगा, देखिए x माइनस 1 इंटू -1 -2 से मल्टीप्लाई, माइनस ऑफ ये 0 + 3 3 आएगा, 3 इंटू y माइनस 1 और प्लस 3 मल्टीप्लाई z यानी 3z इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन कर देते हैं सारी, -2x + 2 -3y + 3 + 3z इज इक्वल टू 0। तो -2x -3y + 3z इज इक्वल्स टू 3 + 2 5, तो +5 लिख देते हैं, इज इक्वल टू 0, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन दैट पासिस थ्रू द 3 गिवन पॉइंट्स। तो ये फॉर्मूला यूज करके आपने किसी भी 3 पॉइंट से जो पास करता है प्लेन उसकी इक्वेशन हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं।
देखिए 11th क्वेश्चन कर रहे हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स। दो प्लेन्स गिवन है हमें, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 और 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 5। एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो इन दोनों प्लेन्स के इंटरसेक्शन से पास करता हो और इस तीसरे प्लेन के परपेंडिकुलर हो। तो सबसे पहले हमें जो इक्वेशंस गिवन है वो लिखते हैं। गिवन दैट, इट इज गिवन दैट जो फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड जो इज इक्वल टू 1 है, आप उसको लिख सकते हैं -1 इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। एंड दूसरे प्लेन की इक्वेशन लिखेंगे 2x प्लस 3y प्लस 4z जो इज इक्वल टू 5 है, वो इधर आके -5 इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। तो सबसे पहले हम उस प्लेन की इक्वेशन लिखेंगे जो इन दोनों प्लेन्स के इंटरसेक्शन से पास करता है। तो लिख रहे हैं द इक्वेशन ऑफ प्लेन, द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 1 and 2। इन दोनों प्लेन्स की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता हो। तो देखिए x प्लस वाई प्लस जेड -1 फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड प्लस एक कांस्टेंट लैम्डा और दूसरे प्लेन की इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड 2x प्लस 3y प्लस 4z -5 और इज इक्वल टू राइट साइड यानी 0 0 0। तो ये एक कॉमन फॉर्मूला है। जब भी ये कहा जाए कि कोई भी प्लेन की इक्वेशन निकालो जो दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास करता हो, तो फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन की लेफ्ट साइड प्लस लैम्डा, सेकंड प्लेन की इक्वेशन की लेफ्ट साइड इज इक्वल टू 0, क्योंकि राइट साइड में हमारे पास 0 बच रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं इस इक्वेशन को। देखिए कोफिशिएंट ऑफ x यहां से और यहां से कलेक्ट करते हैं, यहां से है 1 प्लस यहां से 2 इंटू लैम्डा यानी 1 प्लस 2 लैम्डा, ये कोफिशिएंट ऑफ x बन गया। प्लस y का कोफिशिएंट यहां से 1 है, यहां से 3 इंटू लैम्डा यानी 1 प्लस 3 लैम्डा इंटू y प्लस कोफिशिएंट ऑफ z यहां पर 1 है और यहां पर प्लस 4 इंटू लैम्डा यानी 1 प्लस 4 लैम्डा और कॉन्स्टेंट्स लिख रहे हैं, यहां से है -1 और प्लस -5 इंटू लैम्डा यानी -5 लैम्डा, -1 -5 लैम्डा इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई हमारे पास। ये उस प्लेन की इक्वेशन है जो इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से पास करता है। अब हमें क्या करना है, हमें ये कहा गया कि ये जो प्लेन है इट शुड बी परपेंडिकुलर, इट शुड बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन। एक तीसरा प्लेन गिवन है उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, वो क्या है x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। तो हमें पहले ये चेक करना है कि ये क्वेश्चन नंबर 3 में जो प्लेन आया है और इक्वेशन 4 में हमें जो प्लेन की इक्वेशन गिवन है ये दोनों परपेंडिकुलर होने चाहिए। और ये दोनों परपेंडिकुलर कब होंगे, जब इनके डायरेक्शन रेशियोज का डॉट प्रोडक्ट यानी डायरेक्शन रेशियोज अगर मैं मान लूं पहले वाले प्लेन की a1 b1 and c1 are direction ratios of plane in equation 3 and a2 b2 c2 are direction ratios of plane in equation 4। डायरेक्शन रेशियोज हमें पता है a1 b1 c1 यानी जो कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ y और कोफिशिएंट ऑफ z जो रहेगा वो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं इक्वेशन 3 में भी और इक्वेशन 4 में भी। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट यानी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो हम कह सकते हैं कि प्लेन्स इक्वेशंस जो 3 और 4 में गिवन है वो दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो a1 देखिए, a1 की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ x इक्वेशन 3 में 1 प्लस 2 लैम्डा, a2 कोफिशिएंट ऑफ x इन इक्वेशन 4 1
प्लस b1 की वैल्यू 1 प्लस 3 लैम्डा कोफिशिएंट ऑफ y इन इक्वेशन 3 और कोफिशिएंट ऑफ y इन इक्वेशन 4 इज -1 दैट इज वैल्यू ऑफ b2। सिमिलरली प्लस c1 यानी कोफिशिएंट ऑफ z 1 प्लस 4 लैम्डा और c2 कोफिशिएंट ऑफ z इन इक्वेशन 4 दैट इज 1 इक्वल टू 0। यहां से हमें लैम्डा की वैल्यू मिलेगी, देखिए 1 प्लस 2 लैम्डा -1 -3 लैम्डा क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा इक्वल टू 0। तो ये -1 और ये +1 कैंसिल हो गए। अब देखिए 4 प्लस 2 6 और 6 माइनस 3 3 यानी 3 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू आ गई है -1/3। ये जो लैम्डा की वैल्यू आ गई है -1/3, अगर ये लैम्डा की वैल्यू हम इक्वेशन 3 में पुट कर दें यहां पर, तो जो प्लेन की इक्वेशन मिलेगी दैट इज परपेंडिकुलर, यानी हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो वो इक्वेशन लिख लेते हैं, देखिए फिर से मैं लिख देता हूं फ्रॉम इक्वेशन 3, यानी वो प्लेन की इक्वेशन जो इंटरसेक्शन से पास कर रहा था x प्लस वाई प्लस जेड -1 प्लस लैम्डा इंटू 2x प्लस 3y प्लस 4z -5 इक्वल टू 0। यहां पर पुट लैम्डा इज इक्वल टू -1/3। देखिए क्या आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड -1 और लैम्डा की जगह हमने लिख दिया -1/3, 2x प्लस 3y प्लस 4z -5 इक्वल टू 0। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, यानी ये जो 3 लिखा है ये इससे मल्टीप्लाई होगा जब एलसीएम लेंगे और राइट साइड में जाके 0 बन जाएगा। तो यानी पूरी इक्वेशन को एक तरह से हम कह सकते हैं हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो क्या आएगा, देखिए 3x प्लस 3y प्लस 3z -3 और -1 है तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे सारे, -2x -3y -4z प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये आएगा 3x - 2x 1x, 3y - 3y कैंसिल हो जाएगा, प्लस 3z - 4z यानी प्लस 0y -1z और -3 प्लस 5 यानी प्लस 2 इक्वल टू 0। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन जो दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से पास करता है और जो थर्ड इक्वेशन गिवन थी उसके परपेंडिकुलर भी है। देखिए 12th क्वेश्चन कर रहे हैं, फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन्स हुज वेक्टर इक्वेशंस आर। हमें एंगल निकालना है दो प्लेन्स के बीच में और वेक्टर इक्वेशन हमें उनकी गिवन है। क्वेश्चन नंबर 13 भी एक्जैक्टली सेम प्रोसीजर पे होगा, उसमें भी हमें एंगल्स निकालने हैं और चेक करना है कि जो प्लेन्स की इक्वेशन दे रखी हैं वो पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं या कोई एंगल उनके बीच में आ रहा है। तो वो एंगल निकालते ही हमें सारी चीजें एक्जैक्टली पता चल जाएंगी। यहां पर जो इक्वेशंस गिवन है वेक्टर फॉर्म में है। वेक्टर फॉर्म देखिए, मतलब फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन जो है वो है r.n1 इज इक्वल टू d1 और दूसरी जो है r.n2 इज इक्वल टू d2। तो द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स इज गिवन बाय सिंपल फॉर्मूला है वही जो हम हमेशा यूज करते हैं, चैप्टर 10 में भी हमने यूज किया है, चैप्टर 11 में भी यूज कर रहे हैं। सेम cos थीटा इज इक्वल टू n1 डॉट n2 यानी जो नॉर्मल वेक्टर हैं डिवाइड बाय देयर मैग्नीट्यूड्स, n1 मैग्नीट्यूड इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ n2 और सारे का मैग्नीट्यूड पॉजिटिवली लेनी है, एक्यूट एंगल निकलेगा। तो देखिए हमें यहां पर वैल्यूज पता है सारी। जो n1 है वो क्या है हमें गिवन, यहां पर n1 है फर्स्ट प्लेन में नॉर्मल की इक्वेशन यानी 2i प्लस 2j -3k और n2 जो है वो सेकंड इक्वेशन है नॉर्मल कंपोनेंट 3i -3j प्लस 5k। ये वैल्यूज हमने यहां पुट करनी है। cos थीटा में इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ n1 लिख रहे हैं, देखिए 2i प्लस 2j -3k, डॉट प्रोडक्ट लेना इसका n2 के साथ, 3i -3j प्लस 5k डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड लिखना है इसका। मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ i, j और k इनके स्क्वायर का सम यानी 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर और प्लस -3 स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर
और प्लस 5 स्क्वायर और सारे का मैग्नीट्यूड। तो देखिए क्या आ रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा 2 × 3 6, जे कंपोनेंट से 2 × 3 6 यानी -6, और के कंपोनेंट से -3 + 5 को मल्टीप्लाई करेंगे -15 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4 + 9 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 9 + 9 + 25 मैग्नीट्यूड। तो क्या आएगा देखिए, -6 + 6 कैंसिल हो गए, मैग्नीट्यूड ऑफ -15 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4 + 4 8 + 9 17 और स्क्वायर रूट ऑफ 9 + 9 18 + 25 43। तो ये बन जाएगा cos थीटा इज इक्वल्स टू, मैग्नीट्यूड में लेना है तो 15 लिखा जाएगा डिवाइडेड बाय √17 मल्टीप्लाई √43 मल्टीप्लाई करके आ जाएगा √731। तो यहां से थीटा की वैल्यू निकालनी है, cos इनवर्स, ये cos इधर आके cos इनवर्स बन जाएगा, cos इनवर्स 15/√731। दिस इज द एंगल बिटवीन द गिवन टू प्लेन्स। एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर आपने 13 क्वेश्चन के लिए भी फॉलो करना है और खुद से ट्राई करके सॉल्व करना है। तो देखा बच्चों आपने, इसी के साथ क्लास 12th का 11th चैप्टर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री आज कंप्लीट हो जाता है। आप सभी ने जो क्वेश्चंस हमारे छोड़ दिए हैं, हमने रह गए हैं, आपके लिए प्रैक्टिस करने हैं, आपने खुद से सिंप्लीफाई करना है उनको इन्हीं दिए हुए मेथड्स का यूज करके और अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं। आप सभी अच्छे से पढ़ें, बोर्ड एग्जाम्स की बड़े अच्छे से तैयारी करें, हमारे साथ जुड़े रहिए। हम बहुत जल्द नेक्स्ट चैप्टर्स के वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।